हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये सब हम किस पर बेस्ड कर रहे थे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है और प्लांक क्वांटम थ्योरी है, इनके जो फिनोमिनास थे वो कैसे एक्सप्लेन किए वो भी हमने देख लिया था। तो ये जो हम फिनोमिनास हमने देखा कि जो वेव्स नेचर होते हैं, जो रेडिएंट लाइट होती है वो वेव नेचर के देखे, और उसके बाद हमने देखा कि उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फिर यहाँ पर अब कंफ्यूजन आ गया था कि एग्जैक्टली जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसका नेचर होता क्या है, कि ये जो लाइट होती है उसका नेचर होता क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था। फिर लास्ट में आया डुअल नेचर ऑफ लाइट्स। ठीक, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये डुअल नेचर क्यों आया यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन जनरल, एनी रेडिएशन, लाइट्स या कोई भी रेडिएशन, interference, diffraction, etc. can be explained only if we consider light to have a wave nature। तो हम जो कुछ जो फिनोमिनस थे, जैसे कि इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम कब एक्सप्लेन कर पा रहे थे? जब लाइट को हम वेव नेचर का कंसिडर कर रहे थे। ठीक, लेकिन उसी के जगह पे अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर ये इन सारे जो फिनोमिनाज है इनको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इनको वेव नेचर से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। तो इसके लिए हमने क्या माना, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग हमने माना कि जो लाइट्स होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एनर्जी बंडल्स होते हैं वहां पे। ठीक, एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली डिसाइड किया गया कि कुछ फिनोमिना को बताने के लिए वो वेव जैसा बिहेव करेंगे जो रेडिएंट एनर्जी है, और कुछ फिनोमिना के लिए वो कैसा बिहेव करेंगे? पार्टिकल लाइक बिहेव करेंगे। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं। वो वेव भी होते हैं, वेव नेचर के भी होते हैं, एज वेल एज पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। दस लाइट इज सेड टू हैव डुअल नेचर, दैट इज इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमने अभी देखा कि जो हमने लास्ट देख लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव्स थ्योरी, तो वहां पर मैंने आपको कहीं पे वेव बोला था। फिर बाद में जब मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया तो मैंने बोला कि जो ये रेडिएंट एनर्जी होती है, लाइट होती है, वो पार्टिकल नेचर की होती है। तो जो लाइट एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी है, वो किस तरह की होती है? वो दोनों ही नेचर के बिहेव करती है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिन लोग आपके क्लास में भी कई ऐसे होंगे जो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, और वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है लाइक डांसिंग में भी अच्छे होंगे, सिंगिंग में भी अच्छे होंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एक ही पर्सन है, वो स्टडी में भी बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा कर रहा है, और क्या कर रहा है, सिंगिंग भी, गाना भी बहुत अच्छे से गा रहा है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई, बहुत सारे नेचर है उसके। ठीक है, तो वैसे ही ये जो लाइट होता है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। मतलब वो वहां पे पार्टिकल जैसा भी बिहेव शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और क्या करता है, वेव जैसा नेचर भी शो करता है। क्लियर? तो हमारे पास जो लाइट एनर्जी है, जो रेडिएशंस है, वो किस नेचर के होते हैं? डुअल नेचर के होते हैं, डुअल बिहेवियर शो करते हैं। वो पार्टिकल जैसे भी होते हैं और वेव नेचर के भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाला जो टॉपिक हम कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, वो अब खत्म होता है। इसके बाद हमने जो आप लोगों को मैंने बताया था कि रदरफोर्ड्स मॉडल, तो रदरफोर्ड्स मॉडल में मैंने बोला था कि लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को या किसी भी सब जो एलिमेंट है उसके लाइन स्पेक्ट्रम को वहां पर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड मॉडल। तो आज मेन हमारा का जो टॉपिक है वो ये कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है और इनकी स्टडी कैसे की जाती है। ठीक, तो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि उनकी स्टडी कैसे की जाती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो आपको पता ही होगा कि स्पेक्ट्रा मीन्स जैसे आप प्रिज्म लेते हैं, उसमें से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो जो हमको 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, ठीक, उनको ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा बोलते हैं।
वैसे ही हमको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। तो उनकी स्टडी कैसे की जाती है? तो इनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत सारे रेडिएशन है, एक्स रेज हैं, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, यूवी, विजिबल, बहुत से रेज हैं, बहुत यानी बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इनकी स्टडी कैसे की जाती है, इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, हर किसी का एनालाइज कैसे किया जाता है कि ये इस वेवलेंथ का है, ये इतनी फ्रिक्वेंसी, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए ये सब की स्टडी की जाती है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू ही हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको सेपरेट एंड देन एनालाइज भी कर सकते हैं, हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं किससे? स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। इस स्पेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है? इस स्पेक्ट्रोस्कोप में एक तो आपको सोर्स, जहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ये रहा स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप में यहाँ इस तरह सामने पर आप सैंपल रखेंगे, आपको जिस भी एलिमेंट का या जिसका भी आपको स्पेक्ट्रम देखना है, जिस भी सब्सटेंस का देखना है, वो यहाँ सैंपल रखेंगे और यहाँ सैंपल रखेंगे, और उसके बाद ये इस प्लेस पर प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म रहता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जनरली अभी हम जो स्टडी करेंगे वो प्रिज्म के लिए, तो यहाँ पर ये इस प्रिज्म रखे रहेगा यहाँ पर, और इस साइड पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ रहता है। इस टेलीस्कोप से हम जो स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। जब मैं कॉलेज में थी तब हमने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था और बहुत ही बढ़िया हमें स्पेक्ट्रम वहाँ पर दिखा था। हमने सोडियम लैंप का यूज़ करके किया था ये इस प्रैक्टिकल को। ठीक तो ये रहा स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसमें एक साइड पर आप सोर्स रखते हैं जिसका भी आपको स्पेक्ट्रम देखना होता है, यहाँ पर प्रिज्म रखा होता है और इस साइड पर टेलीस्कोप रखा हुआ होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर टेलीस्कोप रखा हुआ है तब इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। अगर इस टेलीस्कोप के जगह हम फोटोग्राफिक फिल्म रख दें यहाँ पर, ठीक है, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर अगर वो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोग्राम बोला जाता है। ठीक, it consists of a prism or diffraction grating for the dispersion of radiation। dispersion means जैसे वो जो स्प्लिट हो रहा था ना, व्हाइट लाइट आई तो प्रिज्म से सारे लाइट स्प्लिट हो गए तो फैल गए, तो उसी को डिस्पर्शन बोला जाता है। डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन एंड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ टेलीस्कोप टू एग्जामिन दिस रेडिएशंस। क्लियर? तो एक साइड पे सोर्स रहता है, बीच में प्रिज्म रहता है और एक साइड पर क्या रहता है? टेलीस्कोप रहता है। इस टेलीस्कोप से ही आप देख पाते हैं, उसको एग्जामिन कर पाते हैं उस स्पेक्ट्रा को। ठीक, इफ द टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, तो अगर इस टेलीस्कोप को आप फोटोग्राफिक फिल्म से रिप्लेस कर देते हैं तो देन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ। The pattern of the emitted radiation that is recorded on the film is known as spectrum। और जो पैटर्न उस फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड होता है या जो आप वहां पर देख पाते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ये जो पूरी स्टडी, ये हम जितना भी स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बहुत से ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, उन सब के लिए जो हम ये स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, इस पूरी जो ये स्टडी है, इस स्टडी को ही बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक, अभी तो आप लोगों के में नहीं है तो कोई नहीं, बट थोड़ा सा ही आप लोगों के में जब हायर लेवल में जाएंगे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट ही बन के आता है। ये इतना सा जो आप देख रहे हैं ना कि लाइट आ रहा है प्रिज्म से रिफ्लेक्ट हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहाँ पे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत से है। ठीक, तो अभी तो आई नो आप लोगों को उतना भी ये सब को पता नहीं, बट इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टडी किया जाता है वो किसके थ्रू करते हैं? हम स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप में एक साइड पर इधर सोर्स रहता है, बीच में प्रिज्म रहता है और इधर टेलीस्कोप रहता है, जिससे हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। और अगर हम इस टेलीस्कोप को हटा दें तो वहाँ पर क्या, टेलीस्कोप को हटाकर हम वहाँ फोटोग्राफिक फिल्म रख दें जिस पर हमें ऑब्जर्व करेंगे, जिस पर वो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम बोला जाता है। क्लियर? तो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब आपको वहां पर एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन देखेंगे, वहां पर कुछ एमिट करता हुआ दिखेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको ऐसा लग रहा है कुछ
नाम से ही लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होने वाला है। तो आप बिल्कुल सही है, एमिशन स्पेक्ट्रम में वहाँ पर आपको पूरी लाइट्स एमिट होती हुई दिखेंगी और एब्जॉर्प्शन में कुछ लाइट्स जो है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक, तो फर्स्ट हम देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि लाइट सोर्स, कोई भी जो रेडिएशन किसी सोर्स से जो एमिट हो रहा है, कोई किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, उस एमिटेड रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पर ये लाइट्स हैं, ये वाइट लाइट है, सन लाइट है, ये सन लाइट के जो एमिटेड रेडिएशन, इन सब से रेडिएशन एमिट हो रहा है। तो इस एमिटेड रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, तो जब हम इस एमिटेड रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो उस वहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, वहाँ पर जो आपको कलर्स दिखाई देंगे, ठीक, तो उन कलर्स को ही आप क्या बोलेंगे, जो आपको ऑब्टेन होगा वहाँ कलर्स, उसको ही आप क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। जहां पर सोर्स से वो चीज क्या हो रही होगी, एमिट हो रही होगी। ठीक, सोर्स होगा, वो सोर्स से जब लाइट रेज एमिट हो रही होंगी, जैसे सन रेज, सन से वो रेज जो है रेडिएशन एमिट हो रही हैं, उनका जब आप स्पेक्ट्रम लेंगे, ठीक, तो आपको कुछ कलर्स दिखेंगे वहां पर, पूरे वो 7 कलर्स दिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। क्लियर, तो देखते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा इज नोटिस्ड व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स आर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसका डायग्राम कि वो कैसे टाइप से सेटअप रहता है। ये इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर से ये सोर्स है, इस सोर्स से देखिए यहाँ पर से लाइट आ रही है। ठीक, वो लाइट कोई भी सोर्स हो सकता है जो रेडिएशन एमिट कर रहा हो, टॉर्च की लाइट हो सकती है, वाइट लाइट हो सकती है, सन लाइट हो सकती है। उस लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करेंगे, तो प्रिज्म से पास करने पर वो जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, और इसका लाइट के स्प्लिट होने को ही हम बोलते हैं डिस्पर्स होना। तो ये लाइट की स्प्लिटिंग हो जाएगी और यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म पर आपको ये 7 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, तो अब ये जो रेडिएशंस है, जो एमिटेड रेडिएशंस है, उनको हम कहाँ कहाँ से मिल सकता है वो हमें, या उनके सोर्स क्या क्या हैं जो एमिटेड रेडिएशन है। फर्स्ट, बाय रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सन और ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये एमिटेड रेडिएशंस जो हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में किससे मिल सकता है, सन रेज जो आती है, सन एमिटेड सन रेज जो हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट्स आ रही हैं, उससे हमें रेडिएशन मिल सकता है। दूसरा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट अ लो प्रेशर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, आपको डिस्चार्ज ट्यूब याद होगा, वो जो रदरफोर्ड, जब हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी, वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें गैस भरा था, उसमें उसी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम कोई गैस डाल दें और वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, तो उससे जो रेडिएशंस एमिट होंगी, तो उसको अगर हम पास करते हैं प्रिज्म से, तब भी हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्लियर, बाय हीटिंग अ सब्सटेंस टू अ हाई टेम्परेचर। जब आप किसी सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट कर देते, जैसे रॉड को हीट किया था, उससे जो स्पेक्ट्रम मिल सकता था, वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ठीक, तो रेडिएशंस कैन बी एमिटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो रेडिएशंस जो है हमें बहुत से जगह से मिल सकती है। फर्स्ट तो नेचुरली सन रेज मिल सकते हैं, वाइट लाइट जो है वो मिल सकती है। सेकंड, डिस्चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू मिल सकती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो टेम्परेचर, गैस का लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना, मतलब गैस में वो इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज लगाते हैं वहाँ पर गैस में, तो उससे हमें जब रेडिएशंस मिलती हैं। ठीक, तो वहाँ बाय हीटिंग अ लो सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट करके, तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे हमें एमिटेड रेडिएशंस मिलेंगी। इस एमिटेड रेडिएशंस को जब हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म से वहाँ पर उन लाइट्स जो होती हैं, वो लाइट जो इनसे एमिट हो रही है, वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती हैं। और उस स्प्लिट होने से जो फोटोग्राफिक फिल्म वहाँ आपने नीचे पे देखा था, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर जो हमें शो होता है, जो भी जैसा भी शो होता है कलर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, तो द एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो होती है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। ओके, कौन कौन सी, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर, ठीक, तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा है वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, तो कंटिन्यूअस मतलब ऐसा लग रहा होगा
कंटिन्यू में आपको लाइट्स मिल रही होंगी, कंटिन्यू में आपको कलर्स मिलेंगे वहां पे, ठीक। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन सनलाइट और वाइट लाइट is emitted from a glowing or emitted from a glowing electric bulb is first passed through a slit and then through a glass prism. It splits into 7 bands of color ranging from violet to red vibgyor, which can be noticed on the photograph film. These colors are continuous and are also overlap each other. Therefore the spectrum is known as continuous spectrum and the splitting of light is known as dispersion. तो जब आप व्हाइट लाइट को स्लिट से व्हाइट लाइट जो आ रही है उसको आप स्लिट से होते हुए प्रिज्म पर जब आप उसको डालते हैं और प्रिज्म से जो हमें लाइट्स दिखाई दे रही, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, कंटिन्यू में रहते हैं, कंटिन्यूएशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट आई, इस लाइट को हमने किससे निकाल डाला, पहले स्लिट से प्रिज्म पर, प्रिज्म से वो देखिए पूरे स्प्लिट हो गई लाइट 7 कलर्स में, और ये 7 कलर्स देखिए आपके कंटिन्यूएशन में है, ठीक। कंटिन्यूएशन में रेड है, फिर ऑरेंज है, देन येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, इंडिगो, फिर वॉयलेट कलर है। तो आपको कंटिन्यूएशन में यहाँ पर कलर्स दिख रही होंगी और ये कलर्स एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होती है, मतलब यहाँ रेड रेड के थोड़ा ओवरलैप किए हुए होती है, किसको, ऑरेंज के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, और जो यहाँ पर पर्पल, ये सारे कलर्स क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं और कंटिन्यूएशन में होते हैं। ऐसा तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा कि रेड लाइट है फिर बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर उसके बाद वहां पर येलो कलर होगा, येलो है फिर थोड़ा सा गैप है, फिर उसके बाद ग्रीन कलर होगा, ऐसा नहीं ना। यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन में लाइट दिख रही, कंटिन्यूएशन में जो स्पेक्ट्रम्स दिख रहे हैं, कंटिन्यूएशन में आपको कलर्स दिख रहे हैं। तो जब हमको जो स्पेक्ट्रम के लाइट्स हैं, जो स्पेक्ट्रम में जो हमको कलर्स ऑब्जर्व होने वाले हैं, वो कंटिन्यूएशन में मिलते हैं, ठीक, और एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और इसे आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, विबग्योर, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं विबग्योर, और इसका रेंज कितना होता है, 400 टू 750 नैनोमीटर तक का होता है इसका वेवलेंथ, ठीक। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं, कि जो स्पेक्ट्रम हमको पूरे कंटिन्यूटी में मिलती है, लाइन टू लाइन एकदम, एक के बाद एक के बाद एक कलर, एक के बाद एक कलर, ऐसा तो नहीं, वहां उनमें बीच में कहीं पे भी गैप नहीं होता, ठीक। और ये हमको कब मिलती है, जब हम किसी व्हाइट लाइट को या सनलाइट को पास करते हैं स्लिट से प्रिज्म में, और प्रिज्म से वो लाइट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, जो हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करते हैं, डिस्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, दीज कलर्स आर कंटिन्यूअस। और उसके बाद जो हम कलर्स देखते हैं वो कलर्स कैसे होती, कंटिन्यूअस होती है, और साथ में एक दूसरे को ओवरलैप भी किए हुए होती है। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को, ठीक, ये हमें एमिशन से ही मिल रहा है, जो लाइट एमिट हो रही है वहां से उससे ही मिल रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये जो लाइट का स्प्लिट होना है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, ओके। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, जो ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट तो हो गई, तो स्प्लिट होने के बाद में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेड कलर होता है वो रेड कलर ऊपर में होता है, और इस रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो जिसका ये रेड कलर जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होती है, बहुत ही कम डेविएशन। वहीं जो ये पर्पल का वॉयलेट कलर आपको दिख रहा होगा, ये वॉयलेट कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है और इसका डेविएशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। इसका आप एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, रेनबो, जब पानी गिरता है और उसके बाद धूप भी निकलती है तो वहां पर आपको रेनबो देखते होंगे कभी कभी, ठीक। तो वैसा क्यों होता होगा, आपने पढ़ा भी होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फियर में, ठीक, एटमॉस्फियर में कुछ ना कुछ तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी। तो जो सनलाइट होती है वो उस वाटर ड्रॉपलेट्स पर आकर वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती हैं, और उस वाटर ड्रॉपलेट्स जो वहां पर प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और वो जो सनलाइट होती है उसको वो डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पर रेनबो ऑब्जर्व होता है। तो रेनबो भी क्या, एक टाइप का कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक। तो रेनबो विच अपीयर्स मेनी टाइम्स आफ्टर द रेनफॉल ड्यूरिंग द डे टाइम इन अ एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विबग्योर। विबग्योर क्यों बोला जाता है ये तो पता ही होगा, क्योंकि जो कलर्स मिलते हैं वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, प्रेजेंट इन द स्काई एक्ट एज अ प्रिज्म। तो यहाँ जो
ये आपका एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो वहाँ से सन रेज आई, सन रेज आके क्या हो गई, ये स्प्लिट कर गई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ठीक, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, वही स्प्लिटिंग आपको किस फॉर्म में दिखती है, एक रेनबो के फॉर्म में दिखती है। क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, लाइन स्पेक्ट्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस तो समझ आया। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर्स के सिर्फ लाइंस दिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम जिस भी सब्सटेंस का आपको लाइन स्पेक्ट्रा देखना है, या वोलाटाइल सब्सटेंस लिया जाता है यहाँ पर जनरली, तो जो वोलाटाइल सब्सटेंस है उसको लिया जाता है बुनसन बर्नर में। बुनसन बर्नर एक टाइप का बर्नर ही है। तो बुनसन बर्नर के फ्लेम पर, ये बुनसन बर्नर उसके फ्लेम पर जब हम किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को लेते हैं और उस सब्सटेंस से जो रेडिएशन एमिट होती होंगी उसको हम स्लिट के थ्रू प्रिज्म पर डालते हैं। तो प्रिज्म से हम जब डालते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको कुछ स्पेसिफिक कलर्स की लाइन दिखाई देती है। हमको सारे कलर्स वहाँ ऑब्जर्व नहीं करते। जो विबग्योर में आपको 7 कलर्स दिख रहे थे वो सारे के सारे नहीं दिखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही ऑब्जर्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के लिए, मतलब जब सोडियम का सब्सटेंस लेते हैं हम, यहाँ पर सोडियम के कोई जैसे सोडियम क्लोराइड लिया और उसको यहाँ ये प्लैटिनम वायर लिया और इसको ये बुनसन बर्नर के फ्लेम पर रखा, और उससे जो यहाँ पर रेडिएशन एमिट होगी और उससे बीम पर, बीम से बीम यहाँ पे आया और प्रिज्म पे आकर प्रिज्म में डाला गया और वो कहाँ, फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगा उसका स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम में हमको सिर्फ 2 लाइंस मिलती हैं येलो कलर की, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की। एक लाइन जो होती है वो 5890 एंगस्ट्रॉम पे मिलती है और एक होती है 5896 एंगस्ट्रॉम पर मिलती है। ठीक, तो ये हमको कब मिलता है, इट इज ऑल्सो एन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड इट इज नोटिस्ड व्हेन द वेपर्स ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस अलाउड टू फॉल इन द फ्लेम ऑफ बुनसन बर्नर। तो ये हमको कब मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है हमको, लाइन स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व होता है कब, जब हम किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को बुनसन बर्नर के फ्लेम पर जब हम रखते हैं और उससे जो रेडिएशन एमिट हो रही उनको जब हम प्रिज्म पे डालते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही वहां पर मिलते हैं, स्पेसिफिक कलर्स की लाइन मिलती है। एज पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे आपको, हो सकता है 2 येलो कलर्स मिल जाए, जैसे सोडियम के केस में हुआ था। पोटेशियम के केस में शायद पर्पल कलर मिलता है वहां पे। नहीं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। लाइन स्पेक्ट्रम मींस आपको पर्टिकुलर लाइंस मिलेंगी और बाकी वो जो दोनों सेपरेट रहेंगी किसके, डार्क के थ्रू। देखिए डार्क पार्ट्स के थ्रू, यहाँ पर देखिए ये आपको एग्जैक्टली मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये जैसे सोडियम के लिए, जब सोडियम का आप सब्सटेंस लेंगे बुनसन बर्नर में और वो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये इसी तरह से आपको 2 येलो कलर की लाइंस वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे। ये और यहाँ पर देखिए ये सोडियम के लिए, मरकरी के लिए आपको ये डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, नियॉन के लिए डिफरेंट कलर्स, हीलियम के लिए डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपको लाइन स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व होगा। ठीक, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया आपको कि लाइन स्पेक्ट्रम सम स्पेसिफिक कलर अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को बुनसन बर्नर के फ्लेम पर रखते हैं, उससे जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम प्रिज्म पर डालते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कलर की लाइंस मिलती हैं। और ये जो स्पेसिफिक कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए अगर हम लेते हैं, सोडियम का अगर है उस सब्सटेंस में, तो सोडियम के लिए हमें 2 लाइंस मिलते हैं जो कि दोनों येलो कलर्स की होती है। उनका जो वेवलेंथ होता है वो 589 नैनोमीटर, या आप एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 5819 एंगस्ट्रॉम, और ये 589.6 नैनोमीटर या 5896 एंगस्ट्रॉम में मिलती है। ठीक, यहाँ पर हमने और डिफरेंस, एक मिनट, यहाँ पर हम देख रहे थे हीलियम के लिए, नियॉन के लिए, और किसके लिए देखा था, सोडियम एंड मरकरी। तो ये सारे डिफरेंट जो सब्सटेंस थे
उन सब के लिए हमने देखा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो हमको कलर्स मिलते हैं, जो हमको लाइंस मिल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, वो किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मिलती हैं। जैसे सोडियम के लिए आपको येलो लाइंस ही मिलेंगी हमेशा, मरकरी के लिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस टाइप का ही पैटर्न मिलेगा। तो हर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा होता है। किसी भी दो सब्सटेंस का लाइन स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल नहीं होता, सेम नहीं होता, ठीक। तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो यूटिलिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा देखते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा की यूटिलिटी क्या होती है? तो जो हमारे फिंगर्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन सभी ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स अलग, आप सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग, और आपके घर में जितने भी लोग होंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग होंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत सी जगह पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं ना, ठीक। तो फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए जाते हैं? तो आजकल आधार में भी फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है कि फिंगरप्रिंट मैच करके उसको पहचान किया जा सकता है। तो वैसे ही ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा शो होता है। जैसे सोडियम के लिए येलो शो हुआ, पोटेशियम के लिए पर्पल शो होगा, और किसी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट कलर शो होगा। तो हर एक एलिमेंट हर अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई सब्सटेंस मिल रहा है, अननोन सब्सटेंस है, तो उस अननोन सब्सटेंस का लाइन स्पेक्ट्रा ले सकते हैं हम। अब उस अननोन सब्सटेंस के लाइन स्पेक्ट्रा को, जो पहले से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा मौजूद है बहुत सारे एलिमेंट्स की, तो उनसे हम मैच कर सकते हैं। मैच करके देखेंगे कि किससे वो मैच हो रहा है। तो इस मैचिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसमें ये प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहीं से कोई सैंपल मिला, ठीक है, आपको कोई सैंपल मिला, ठीक, यह हो गया आपका सैंपल। इस सैंपल का आपने क्या लिया? लाइन स्पेक्ट्रा लिया, ठीक। इस सैंपल का आपने लाइन स्पेक्ट्रा लिया। लाइन स्पेक्ट्रा में आपको दो येलो लाइंस ऑब्जर्व हो गए, ठीक। दो येलो लाइन ऑब्जर्व हुए तो आप क्या समझेंगे कि इसमें जरूर सोडियम प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सैंपल है इसमें एक सोडियम तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है। तो इसी तरह से अगर हमें कोई ये एक सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है कि ये जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है। क्योंकि आपको जो भी यहाँ अगर पृथ्वी में देखें तो कई सारे हमारे पास कई कई सब्सटेंस मिलते हैं, या अननोन सब्सटेंस हमें दे दिया जाता है। तो उन अननोन सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे किया जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू किया जाता है। जो भी सब्सटेंस आपको मिला है उसका लाइन स्पेक्ट्रम ले लीजिए, कौन सा कलर आ रहा है आप उसको जो आपके पास पहले से ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम है उससे मैच कर लीजिए। जैसे हमारे पास अभी भी येलो कलर्स है, येलो कलर्स की दो लाइन है, तो हमने अभी देखा कि येलो कलर्स की लाइन कब आती है? जब वहां पर सोडियम प्रेजेंट होता है। तो उसी तरह से हो सकता है और कोई डिफरेंट कलर्स वहां पर ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो किसकी तरह वर्क करता है? फिंगरप्रिंट्स की तरह वर्क करता है। किसके? एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स की तरह ये लाइन स्पेक्ट्रा वर्क करता है, ठीक। तो ये नोटेड किया गया, इट मे बी नोटेड दैट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ नो टू एलिमेंट रिसेंबल विथ ईच अदर, ठीक, देयरफॉर रिगार्डेड एज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट्स। इसलिए ये जो हमारे लाइन स्पेक्ट्रा, इस लाइन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑब्जर्व किया गया, फिंगरप्रिंट माना गया, एंड हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन। और ये हमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है उनके आइडेंटिफाई करने के लिए। इन द लेबोरेटरी सर्टेन as sodium, potassium, beryllium etc. are often detected with the help of flame test, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एमिशन स्पेक्ट्रा खत्म होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ये रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कैसे हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये जो वाइट लाइट आ रही है, ठीक, वाइट लाइट को सबसे पहले आप किसी सॉल्यूशन से पास करिए, या किसी वेपर सब्सटेंस, वेपर से पास कर दीजिए किसी सब्सटेंस के। उसके बाद इससे जो रेज निकल रही, जो इससे ट्रांसमिटेड रेज है, उनको आप प्रिज्म में डालिए। प्रिज्म पर
हो गया। प्रिज्म से जो रेज निकलेंगी तो वहां पर आपको जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क डार्क कलर्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे विबग्योर में जैसे ये वाला कलर वॉयलेट दिख रहा है, बाकी जगह आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि when sunlight is passed through the vapors of a substance and transmitted light is allowed strike a prism। तो जैसे ही हम कुछ सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है, उस सब्सटेंस को लेते हैं, उससे एमिटेड लाइट लेते हैं, उस लाइट को सबसे पहले किसी सॉल्यूशन या किसी वेपर सब जो सॉल्यूशन है उससे पास कराते हैं, उससे जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उस ट्रांसमिटेड लाइट को प्रिज्म पर स्ट्राइक किया जाता है। तो प्रिज्म पर जब स्ट्राइक करते हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो वो स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है, उस स्पेक्ट्रम में कई जगह पर ब्लैक ब्लैक लाइंस होती हैं। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने देखा था पूरे 7 कलर्स दिख रहे थे, तो उन 7 कलर्स में कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर की लाइंस दिखेंगी, ठीक। तो अलाउ द डार्क लाइंस अपीयर इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें डार्क लाइंस वहां पर मिलती हैं। द डार्क लाइंस इंडिकेट दैट द रेडिएशंस करस्पॉन्ड टू देम वर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द वाइट लाइट, ठीक। तो ये जो डार्क लाइंस हमें जिस स्पेस पर मिलती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जब हमने उस वाइट लाइट को उस सॉल्यूशन से पास किया था तो वो जो सॉल्यूशन था उसने वाइट लाइट से कुछ रेडिएशंस की जो लाइट थी, वाइट लाइट में बहुत सारे रेडिएशंस, वाइट लाइट जो है उसमें कई सारे वेवलेंथ के लाइट प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से वो कुछ वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस भी वेवलेंथ की लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा उस जगह पर हमें क्या मिलती है, डार्क लाइंस मिलते लगती है, ठीक, फ्रॉम द वाइट लाइट, एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन spectrum. It may be noted that the dark lines appear exactly at the same position where the lines in the emission spectra appear. और डार्क लाइट एग्जैक्टली आपको उसी जगह पर मिलेगी जहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा, जो एमिशन स्पेक्ट्रा था, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, तो जिस प्लेस पर आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिली थी, ठीक, उसी प्लेस की जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे सोडियम में आपको 2 वेवलेंथ के लाइट्स मिले थे, कहाँ पर 5890 नैनोमीटर की लाइट मिली थी एक जगह पे येलो लाइट, और एक 5896 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ की लाइट मिली थी, येलो लाइट्स मिली थे 2 वेवलेंथ के, ठीक। तो जो अब आप उस सब्सटेंस का अगर आप क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेंगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पर आपको डार्क लाइंस मिलेंगी, ठीक। तो इट मे बी नोटेड दैट द डार्क लाइन अपीयर एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन वेयर द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रा अपीयर, ठीक। एग्जाम्पल, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, there are 2 yellow lines of the wavelength 589 nanometer and 589.96 nanometer. In the absorption spectrum, the dark lines have also the same wavelength, ठीक। तो इसे हम देखते हैं, ये आपको समझ आ गया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा, कि वाइट लाइट को पहले आप किसी सॉल्यूशन से या किसी वेपर सॉल्यूशन से आप पास करेंगे तो उसको जो पास ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसको प्रिज्म पर स्ट्राइक करेंगे, और उस लाइट को फिर फोटोग्राफिक फिल्म से हम उसका स्पेक्ट्रम जो मिलेगा तो उस स्पेक्ट्रम में हमें कुछ डार्क लाइन ऑब्जर्व होगी। तो ये डार्क लाइन हमें क्यों ऑब्जर्व होती है, तो ये इसलिए ऑब्जर्व होती है क्योंकि जब इस वाइट लाइट को आपने इस सॉल्यूशन से पास किया तो ये जो सॉल्यूशन है इसने वाइट लाइट से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो लाइट्स थी, पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो कलर्स की लाइट्स थी उनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पर सिर्फ हमें क्या मिली, डार्क कलर्स मिलने लगी। और ये भी देखा गया कि जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रम लिया था, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम पर जिस एग्जैक्ट वेवलेंथ पर हमें जो लाइंस मिल रही थी, जैसे सोडियम के केस में दो पर्टिकुलर वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, 500 ऐसा कुछ था ना, 86 नैनोमीटर और 89 समथिंग नैनोमीटर था, चेक कर लेते हैं कितना नैनोमीटर था, 589 और 589.6 नैनोमीटर पर जो लाइट्स मिल रही थी, वहां पर लाइंस मिल रही थी। तो जब हम सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेंगे तो एग्जैक्ट जो ब्लैक लाइंस भी इसी वेवलेंथ की मिलेंगी हमें, ठीक। तो इसे देखिए यहाँ पर, ये सपोज ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको देखिए इस प्लेस पर ये डार्क
एरियाज के थ्रू सेपरेट है। तो यहाँ पर आपको ये रेड लाइन दिख रही होंगी, यहाँ येलो, ऐसे ग्रीन कलर्स की आपको पर्टिकुलर लाइंस दिख रही होंगी। तो एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली इसी पोजीशंस पे आप देखिए आपको ब्लैक लाइन ऑब्जर्व हो रही होगी। क्लियर? तो आपको आई होप ये देखिए ये रहा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसके बाद कंटिन्यूअस के बाद एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिलती है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और उसी का जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसी जगह पे, जिस जगह पर एमिशन स्पेक्ट्रम मिला था हमें, जिस वेवलेंथ का एमिशन स्पेक्ट्रम मिला था, उसी वेवलेंथ पे उसी जगह पे हमें ब्लैक कलर की लाइट ऑब्जर्व होती है। ठीक, ये क्लियर हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर देखते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका बहुत, ये तो अभी हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने वाले लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये अभी आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, उस कैसे मिला, बट ये किस तरह से इतना ज़्यादा मिला, ये सब हम बोर्स मॉडल पढ़ने के बाद इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो जब हम हाइड्रोजन गैस लिया गया, ये मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज ट्यूब में गैस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है, उसी के थ्रू मिलता है ये डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या फिल किया, हाइड्रोजन गैस लिया। इस हाइड्रोजन गैस पे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया। तो इससे जो रेडिएशन हमें मिली, इस रेडिएशन को हमने पास किया किससे, प्रिज्म से। तो प्रिज्म से जब पास किया तो फोटोग्राफिक फिल्म पर हमने ऑब्जर्व किया कि हमें बहुत सारी लाइंस मिल रही, बहुत सारे डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं उनके स्पेक्ट्रम में। तो ये जो डिफरेंट लाइंस मिलती है, उनको उनके डिफरेंट नाम भी हैं, उनको ग्रुप्स बन गया, उनके बहुत डिफरेंट नाम भी हैं, और इनको पूरा ओवरऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब under at low pressure, the emitted light is analyzed by a spectroscope and the spectrum consists of a large number of lines. बहुत सारे लाइंस मिल रहे थे हमें, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट्स, और उनका ग्रुप भी था, डिफरेंट ग्रुप्स भी था। दीज सीरीज अपीयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट। और ये जो हमको लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे सोडियम में आपको 2 लाइंस मिली थी, विजिबल रीजन में थी येलो कलर में, तो वैसे ही हाइड्रोजन के केस में हमें बहुत सारी लाइंस मिल रही थी। ये इतनी सारी लाइंस मिल रही थी स्पेक्ट्रम में, और ये इनका पूरा ग्रुप बना हुआ था। और ये जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे इन स्पेक्ट्रम के, इन लाइंस के, इनके जो रीजन था वो भी अलग अलग था। ठीक, ये भी अलग अलग। उसके बाद एंड नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर्स, और ये जो सीरीज बनी हुई थी, इस सीरीज में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन डिफरेंट ग्रुप्स का नाम जो जिन्होंने भी उस सीरीज को डिस्कवर किया उसके नाम पर रखा गया था। एंड द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिला, जब हमने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया और उससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, तो उससे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया और उससे जो रेडिएशन हमें मिली, उनको हमने पास किया प्रिज्म पर, हमने स्ट्राइक कराया, तो उससे फिर जो स्पेक्ट्रम मिला वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमने देखा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी लाइंस मिल रही हैं हमें, बहुत ज़्यादा लाइंस मिल रही थी। और ये जो लाइंस थी वो ग्रुप्स में थी, और इन ग्रुप्स में जो लाइंस थी उनका पर्टिकुलर ग्रुप का एक नाम है, और ये डिफरेंट रीजन में आती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफरेंट रीजन है ना, कोई विजिबल रीजन में, कोई इंफ्रारेड रीजन, वॉयलेट, यूवी रीजन, तो वैसे ये जो ग्रुप्स थी लाइंस की वो भी डिफरेंट रीजन में आ रही थी। ठीक, और इनको कंप्लीट, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स थी लाइन की, उनको पूरा कंप्लीट मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हमें कितनी सीरीज मिली। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें 5 सीरीज मिली। ओके, 5 सीरीज। फर्स्ट थी लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट। ठीक, लाइमन नाम है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है लाइमन, और उन लाइमन सीरीज, फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज, किस रीजन में मिल रही थी हमें, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रही थी। सेकंड है बामर सीरीज। ठीक, तो बामर सीरीज ये हमें मिल रहे थे विजिबल रीजन में। थर्ड पास्चन सीरीज, नियर इंफ्रारेड सीरीज, इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज, किसमें मिल रहा था, फार इंफ्रारेड में, और फुंड वो भी फार इंफ्रारेड में मिल रहा था हम लोगों को। ठीक, तो ये आपको 5 जो सीरीज है वो याद हो जाएंगी। एक लाइमन सीरीज किसमें थी, यूवी रीजन में। ओके, बामर सीरीज किसमें, विजिबल रीजन में। ठीक, उसके बाद क्या था,
लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन किस में था? नियर इंफ्रारेड में। फिर आया ब्रैकेट, फार इंफ्रारेड में, और ब्रैकेट उसके बाद फुंड। फुंड भी किस में आया हमारे पास? फार इंफ्रारेड में। तो 5 सीरीज आपको याद हो गई, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। क्लियर? क्लियर? क्लियर ना? ओके तो यहाँ पर कितनी सीरीज मिली हमें? फिर से रिवाइज करते हैं। लाइमन सीरीज यूवी रीजन, ओके, बामर सीरीज विजिबल रीजन, पाश्चन सीरीज नियर इंफ्रारेड रीजन्स। ये रीजन्स हमने कहाँ पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ओके। ब्रैकेट सीरीज कहाँ? फार इंफ्रारेड। फुंड सीरीज फार इंफ्रारेड, ओके। तो ये जो 3 थे, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये हमको इंफ्रारेड में ही मिल रहे थे। नियर और फार वो याद रख सकते हैं आप, लेकिन तीनों कहाँ मिल रहे थे? इंफ्रारेड रीजन में मिल रहे थे। बामर एकमात्र ऐसा सीरीज है जो विजिबल रीजन में मिल रहा था, मतलब इसमें जो लाइट्स, जो कलर्स ऑब्जर्व हो रहे थे वो पूरे विबग्योर जैसे कलर्स यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे थे। और लाइमन किस में मिल रहा था? यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ओके। तो यहाँ पर ये जो हमको लाइंस मिल रही थी, ये जो स्पेक्ट्रम में आपको लाइमन सीरीज में ये लाइंस मिल रही हैं, बामर में, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड में, तो ये जो लाइंस हमें ऑब्जर्व हो रही थी, इन पर्टिकुलर जो लाइंस था, इनके वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक। तो रिडबर्ग 1890 में, रिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1890 में एक फॉर्मूला दिया जिससे कि हम ये जो लाइंस मिल रही थी उनके वेवलेंथ और वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या था? RH ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n1 n2 क्या, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे n1 n2 n3 n4, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल से। इसके बारे में हम बोर्स मॉडल में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो एटम्स होते हैं ना, उसमें एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होता है, ठीक। तो ये वहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है। तो ये यहाँ n1 n2 n क्या है? ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को बता रहा है। तो रिडबर्ग in 1890 has gave a simple theoretical equation for the calculation of wavelength of spectral lines इन डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट लाइंस की जो सीरीज की लाइंस थी उनके लिए। द इक्वेशन इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला। और क्या था? 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार, वो तो हमको पता ही है। वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का, इज इक्वल्स टू RH। हियर RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.09677 into 10 to the power 7, ओके। रिडबर्ग फॉर्मूला एंड ये n1 और n2 आर इंटीजर्स। इसकी वैल्यू आपको वहां पर जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर दी हुई होगी। तो फॉर्मूला याद हो गया, 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू RH ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.09677 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये है मीटर इनवर्स, या अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो 1.09677 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर इनवर्स, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब चलिए जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर, ठीक। तो न्यूमेरिकल नो, इसके पहले ये वैल्यूज देखिए कि n1 और n2 की वैल्यूज क्या होती हैं फॉर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। तो n1 और n2 आपने यहाँ फॉर्मूला में देखा था, ठीक, कि R1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये n1 और n2 की वैल्यू हम लेते कैसे हैं? तो लाइमन सीरीज के लिए जो n1 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, ओके। n1 के प्लेस पर वैल्यू 1 और n2 के प्लेस पर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ओके। बामर के लिए ये 2 होगा, n1 की वैल्यू 2 होगी और n3 की वैल्यू जो है वो 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
पाश्चन के लिए क्या होगा, N1 की वैल्यू 3 होगी और N2 की वैल्यू 4, 5, 6। ये ऐसा क्यों होगा ये हम डिस्कशन करेंगे, इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बट अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसके वेवलेंथ कैसे निकालती हैं, इसका रीजन है बहुत बड़ा कि हमें इतनी सारी लाइंस क्यों मिल रही हैं, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे बोर्स मॉडल के बाद। ठीक, तो यहाँ पर 5 सीरीज मिल रही है हमें। लाइमन के लिए N1 क्या होगा 1, ब्रैकेट के लिए सॉरी लाइमन बामर, ओके, बामर सीरीज के लिए N1 क्या होगा 2, पाश्चन सीरीज के लिए N1 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5, और ये N2 के लिए N2 जो है 5 है तो N2 क्या होगा 6, 7, 8, 4 है तो 4 के बाद की जो वैल्यूज आएंगी वो N2 की वैल्यू होगी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, ओके क्लियर। लाइमन सीरीज के लिए N1 1, N2 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लाइमन के बाद क्या आता है, बामर सीरीज, किस रीजन में होता है, विजिबल रीजन में, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बामर के बाद कौन आता है, पाश्चन। पाश्चन में N1 की वैल्यू कितनी होगी 3 इस फॉर्मूले के लिए, ओके N1 की वैल्यू 3 एंड N2 की वैल्यू 4, 5, 6 सो ऑन। उसके बाद कौन आता है, ब्रैकेट, किस रीजन में आता है, फार इंफ्रारेड रीजन में, और इसके लिए N1 की वैल्यू 4 और N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन मतलब कुछ भी उसके आगे की और भी नंबर्स जो है वो भी हो सकते हैं ना। लास्ट है फुंड सीरीज, ओके स्टार्ट पी से हो रहा है बट हम उसको पढ़ते हैं फुंड सीरीज, ओके पी साइलेंट है यहाँ पर। फुंड सीरीज भी किस रीजन में आता है, फार इंफ्रारेड रीजन में, और N1 की वैल्यू 5, N2 की वैल्यू 6, 7 एंड 8, ओके। अब यहाँ पर द एक्सप्रेशन फर्स्ट इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला, उसको आप रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स द फॉर्मूला इज, जैसे कि ये तो हाइड्रोजन के लिए था लेकिन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन कौन सा हो सकता है, हीलियम आयन हो सकता है, He+, Li2 पॉजिटिव, ये सब क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला कैसे हो जाता है, R ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। जैसे हीलियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर 2 तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, लिथियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर 3 तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे। ठीक, तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to 5 state to n is equals to 2 in the hydrogen atom? In which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? ध्यान से पढ़ते हैं। What are the frequency and wavelength? आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, frequency and wavelength पूछा जा रहा है। wavelength of a photon during the transition from डिफरेंट ऐसे लेवल्स बने हुए थे, स्टेट बने हुए थे, ठीक 1 से लेके वो वहाँ 8 तक था। तो वैसे ही यहाँ पर जो 5 रहा होगा वो 5 से कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक n is equals to 5 to state 2 state in the hydrogen atom in which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? इनमें से कौन से रीजन में वो लाई कर रहा है, क्लियर। तो आपको न्यू निकालना है, मींस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा निकालना है, ठीक। आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ और न्यू बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। हाइड्रोजन स्पीशीज है तो वहां पर Z नहीं लगेगा, ओके। तो अब यहाँ आपको किस स्टेट में दिया, n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने आपको हमेशा बताया था, पहले ही बताया था कि n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो n1 आप किसको चूज करेंगे, 2 को, और n2 क्या हो जाएगी 5, क्योंकि n2 किसको लेना है आपको, जो बड़ा नंबर है उसको,
ठीक, तो 5 n2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और n1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, r की वैल्यू 1096, हाँ 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो चलिए इसे बोर्ड में बताते हैं हम। फॉर्मूला था लैम्डा, सॉरी ये हुआ फॉर्मूला है 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 सॉरी n2 स्क्वायर। आर एच कितना हो जाएगा, आर एच की वैल्यू क्या होती है 109677। ये मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। n1 मैंने आपको वहां पर आपको क्या दिया था, n इज इक्वल्स टू 5 to 2। तो n2 हमेशा ग्रेटर देन होता है n1 से, तो n2 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, तो n2 की वैल्यू क्या होगी 5, n1 क्या हो जाएगा 2। ये क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये भी हम सीखेंगे, बट कब, ये ये हम अच्छे से सीखने वाले हैं बोर्स मॉडल के बाद, क्योंकि बोर्स मॉडल के थ्रू ही इसका एक्सप्लेनेशन किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर अभी आप याद ध्यान रखिए कि n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो यहाँ पर आपको n की दो वैल्यूज दी हुई थी 5 एंड 2, तो n2 हमेशा बड़ा होगा n1 से, तो n2 क्या हो जाएगा 5 और n1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर। तो n1 स्क्वायर, n1 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ओके, ये आ गया 109677, ये आ गया 4 माइनस 25। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम 100 और यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ पर 4। ठीक, कितना हो गया 109677 इंटू 21/100। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे आप, तो इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 230321 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 है नीचे, तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा पीछे से 2117। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं 2। ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है न्यू बार की वैल्यू, किसमें आएगी ये सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको क्या चाहिए वेवलेंथ, तो न्यू बार इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 न्यू बार। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार की वैल्यू कितनी आई 23032.2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻⁻9 मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, तो 434 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ कितना आ गया 434 नैनोमीटर। और इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, ये तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी अपॉन, सॉरी आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी मीटर वाली वैल्यू ही रखिएगा 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ पर ये बचा 3/434 इंटू 10⁻, कितना बचा यहाँ 17 सेकेंड इनवर्स। ओके, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये कैंसिल होगा क्या इससे, 4 4 8 3 9, 3 से तो ये कैंसिल नहीं होने वाला,
तो इसे हम कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने पर आएगी 0.0691 इंटू 10⁻17। पॉइंट्स को इधर ले जाइए राइट साइड पर, यहाँ आ जाएगा 6.91 इंटू 10⁻17 माइनस कितने प्लेस या 1 2 3, तो 17 माइनस 3 हो जाएगा, तो 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आपसे पूछा था ये किस रीजन में आ रहा है, किस रीजन का वेवलेंथ या किस रीजन में यहाँ पर आपको ये जो ट्रांजिशन है ये शो होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम बता सकते हैं, बट आपको ये भी प्रॉब्लम है कि आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद होगी कि नहीं होगी, कि किस रीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या किस रीजन का वेवलेंथ कितना होता है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N1 हमने क्या लिया था, 2 लिया था, और N2 क्या लिया था हमने, 5 लिया था। तो आपको याद होगा कि मैंने जब सीरीज के लिए N1 और N2 की वैल्यू आपको बता रही थी, तो मैंने बताया था कि व्हेन N1 इज इक्वल्स टू 2, तो कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। ठीक, तो बामर सीरीज होगी ये जनरली, क्योंकि N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और N2 जो है वो 3 4 5 कुछ भी हो सकती थी। तो ये वही वाला केस है कि यहाँ N1 क्या है, 2, तो बामर सीरीज, तो बामर सीरीज किस रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। तो ये जो रेडिएशन हमें मिलने वाला है वो किस रीजन में मिलेगा हमें, ये हमें किस रीजन में मिलने वाला है, विजिबल रीजन में। ठीक, तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो बोलना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको बहुत समझ आ गया होगा कि इसको कैसे मिलता है, इसमें कितने सीरीज मिलते हैं हमें, उनका नाम क्या होता है और किस रीजन में हमें मिलता है। ये हमें कैसे मिला, कैसे मिला ये तो पता है आपको कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, प्रिज्म से वो लाइट को पास किया और स्ट्राइक किया और वहां पे से ट्रांसमिट होके हमें स्पेक्ट्रम मिला। बट हमें इतनी सारी लाइंस क्यों मिल रही थी, ठीक है, तो हमें इतनी सारी लाइंस क्यों मिली, इसका भी हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, बट बोर्स मॉडल के बाद। तो अभी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में शूट करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा बोर्स मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बोर्स मॉडल पर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम देखने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।